इन्हीं वीक इंटरेक्शन को हम लोग बोलते हैं वंडर वॉल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं? वंडर वॉल इंटरेक्शन। क्वेश्चन आ जाते हैं और इसी ग्राफ से निकलती है हमारी एक इक्वेशन जिसको हम लोग कहते हैं लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। तो नमस्कार बच्चों, हम आपके लिए लेके आए हैं लेक्चर नंबर 5 ऑफ चैप्टर सॉल्यूशन। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे अपने वेपर प्रेशर के बारे में, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। आज हम पढ़ेंगे क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन के बारे में, कुछ ग्राफ देखेंगे और हम आगे बढ़ेंगे मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन पे। मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जैसे ही खत्म होगा वैसे आपका राउल्ट लॉ का टॉपिक शुरू हो जाएगा। राउल्ट लॉ, हेनरी लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएशन, डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और फिर आपको कुछ चीजें पढ़ाते हुए हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे। उस कुछ न्यूमेरिकल्स करने के लिए 1-2 लेक्चर और रखेंगे। तो उम्मीद है कि 10 लेक्चर तक हम इसको खत्म कर देंगे। 1 लेक्चर हम मैक्सिमम रख लेंगे इसके न्यूमेरिकल्स करने के लिए। फिर 3 से 4 लेक्चर में आपको हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाने के बाद जो अपना सीक्वेंस था वो चालू रहेगा और जल्दी ही हम एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आएंगे, जो कि बहुत बड़ा चंक है, बहुत बड़ा वेटेज लेके घूम रहा है आपके इन एग्जाम्स में, जिनका नाम है नीट, जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस। तो क्वेश्चंस करना आपकी जिम्मेदारी भी है। मैं 1 घंटे की क्लास में 1 घंटे की क्लास होती है, मैं उसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके 1.1x पे लगा के आपको देता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ी सी एनर्जी बनी रहती है। 1 पे लगा दूंगा तो आप खुद ही उसको तेज करके देखोगे, जिस वजह से मैं पहले से तेज कर देता हूँ। और वहां पे होता यह है कि लेक्चर का टाइम ड्यूरेशन शॉर्ट हो जाता है, 50 मिनट का नहीं, वो 40 मिनट का रह जाता है। उससे फायदा ये होता है कि एक तो छोटी वीडियो अपलोड होती है और दूसरा फायदा ये होता है कि 40 मिनट आपको देखने में कम लगते हैं, आपको आसान लगता है। 1 घंटे के लेक्चर आपको देखने में आपकी बैंड बज जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मेंटालिटी है हमारी कि छोटी चीजें जल्दी समझ में आ जाती हैं। तो हमको जो पढ़ना है, क्या पढ़ाना है आज? हम पढ़ रहे थे वेपर प्रेशर के बारे में, उसी को कुछ कंटिन्यू करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ रहे थे। क्या होती थी वेपर प्रेशर? एक बीकर होता था, उसमें पानी भरा होता था, उसमें पानी भरा होता था, उसमें वेपर्स बनती थी उसी लिक्विड की वेपर्स बनती थी, और ये लिक्विड होता था प्योर लिक्विड। क्या लिक्विड होता था? प्योर लिक्विड। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा। ये वेपर जब सेचुरेटेड हो जाती थी, क्या हो जाती थी? सेचुरेटेड वेपर्स हो जाती थी, तब आपका क्रिएट होता था इक्विलिब्रियम, पहले बता चुका हूं, और तभी आपकी वेपर प्रेशर को नापा जाता था कि वेपर्स जो आपकी बनी है वो आपकी कंटेनर की वॉल पर या फिर वापस लिक्विड की सरफेस पे कितना प्रेशर लगा रही हैं। अच्छा, ये बात बताओ, अगर मैं किसी भी तरह यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, ये आपको मैंने रिलेशन बताया था, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करता है। टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो ये वेपर्स और बनेंगी। यस सर। क्या वेपर्स के जो मॉलिक्यूल होंगे, गैस के जो मॉलिक्यूल होंगे, ये और तेज मूव करेंगे? यस सर, यस सर। तो इसी को हम लोग एक ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं। ग्राफ है हमारा, देखिएगा, एक ग्राफ है हमारा, बड़ा प्यारा सा ग्राफ है। इधर हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, और इधर हम उनकी लिखे दे रहे हैं वेलोसिटी। क्या लिखे दे रहे हैं? वेलोसिटी। अच्छा, सरफेस पे जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है उसको वेपर में कन्वर्ट होने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। वो तो नेचुरली हो ही रहा है, इवेपोरेशन, या फिर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपराइजेशन, है ना। तो लगातार जब आप, एक मान लो ये लिक्विड है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, इसको वेपर में कन्वर्ट होना है, यहाँ से यहाँ पे जाना है, तो इसको गेन करनी है एनर्जी, और कुछ ना कुछ वो एनर्जी का टर्म मिनिमम तो होगा ना, कुछ ना कुछ तो पासिंग मार्क्स होंगे ना इसके, मिनिमम पासिंग मार्क्स। जैसे आपका 100 में से 33 नंबर आ जाए तो आप लोग पास हो जाते हो ना, उसके ऊपर आ जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन मिनिमम 33 तो चाहिए एग्जाम में पास होने के लिए। तो वैसे ही इस मॉलिक्यूल को यहाँ से यहाँ गेन होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, उसको हम लोग बोल सकते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोल सकते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू convert liquid molecule into gases। अच्छा, मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए।
मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। चलो इस एनर्जी को मैं ई नॉट बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? ई नॉट इस एनर्जी का नाम मैं बोल देता हूँ। वापस आओ इस ग्राफ पे। वेलोसिटी क्या है सर? मॉलिक्यूल्स निकलते हैं तो फिर मूव करते हैं इधर से उधर, तो वही उनकी वेलोसिटी है ना, वही उनकी वेलोसिटी। अब मैं ग्राफ यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिएगा, एक टेम्परेचर T1 है और एक टेम्परेचर T2 है। T2 टेम्परेचर T1 से ज्यादा है। T2 टेम्परेचर T1 से ज्यादा है, मतलब T2 टेम्परेचर पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होंगे गैस के वो ज्यादा इंक्रीज करने चाहिए और T1 पे कम करने चाहिए। देखिए यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूं मैं ऐसा, ये आपके T1 टेम्परेचर के लिए, अभी देखिएगा रुकिएगा, और एक और मैं ग्राफ बना रहा हूं ऐसा, ये आपके T2 टेम्परेचर के लिए। देखिए 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 ऐसा, ये आपके T2 टेम्परेचर के लिए है। ठीक, अच्छा मैं जिस पॉइंट पे ये लोग क्रॉस किए हैं वहां पे मैं एक एनर्जी मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? मिनिमम एनर्जी ई नॉट। क्या मान लूं? ई नॉट। इस वेलोसिटी के साथ इस एनर्जी को, मिनिमम एनर्जी को लोग क्रॉस करेंगे तो इधर के जो मॉलिक्यूल होंगे, इधर तो हमारा लिक्विड चल रहा था, इधर हमारे लिक्विड थे, और इधर हमारे ये जो मॉलिक्यूल हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे? गैस, लिक्विड से गैस। तो टेम्परेचर वो मिनिमम एनर्जी जब क्रॉस कर जाएगा तो वेलोसिटी के साथ, तो आप इधर वाले जो मॉलिक्यूल होंगे आपके कैसे होंगे? गैस। कैसे होंगे? गैस। अच्छा सर, आपने T1 टेम्परेचर वाला, जिसका टेम्परेचर कम था, उसका ग्राफ ज्यादा ऊपर दिखाया है, और T2 टेम्परेचर वाला जो ज्यादा था उसका ग्राफ आपने नीचे दिखाया है, ये कैसे? देखो बेटा, T1 टेम्परेचर का जो ग्राफ है, इसके अंडर में, ये देखो, इसके अंडर में ये एरिया है ना, ग्रीन वाला जिसे मैं कर रहा हूं, ग्रीन वाला ये एरिया। अच्छा, अच्छा जो T2 टेम्परेचर वाला ग्राफ है, T2 टेम्परेचर वाला जो ग्राफ है, ये गया है, ये इसको मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ, रेड कलर से, रेड कलर से दिखा देता हूँ। इसका एरिया ये क्या ये ग्रीन वाला एरिया, ये जो ग्रीन वाला एरिया है, ये आपका कम है कि नहीं रेड वाले से? रेड वाले से। अच्छा ये ग्राफ क्या दिखा रहा है? ये एरिया आपको दिखा रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या दिखा रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो इजेक्ट हुए हैं। अब ग्राफ सही हुआ है कि नहीं हुआ है? सही ग्राफ ऐसे बनता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा, अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा। इस ग्राफ से क्वेश्चन आ जाते हैं, और इसी ग्राफ से निकलती है हमारी एक इक्वेशन जिसको हम लोग कहते हैं क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। क्या होती है अभी बताते हैं, पहले इस ग्राफ को दोबारा समझो। T1 टेम्परेचर का ग्राफ ऊपर से नीचे होके गया है, और T2 टेम्परेचर ज्यादा ऊपर नहीं गया है, फिर नीचे हो गया है। अच्छा जितना ये नीचे गया उतना ही फैल गया आगे, उतना ही आगे फैल गया है, और जो ऊपर गया है वो जल्दी से नीचे भी आ गया है। ठीक है, अच्छा जो T1 टेम्परेचर है वो तुम्हारा छोटा एरिया दिखा रहा है। छोटा एरिया मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है T1 टेम्परेचर पे कम निकलते हैं, वो तो निकलेंगे क्योंकि T1 टेम्परेचर कम है। T2 टेम्परेचर पे जो तुम्हारा एरिया है वो बड़ा हुआ जा रहा है, मतलब कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा है, वो ज्यादा है। भैया ये वाला ग्राफ जो है ना, ये वाली लाइन, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिखा रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला जो पोर्शन, वो डिफाइन करेगा क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो अगर मैं रेड वाले की बात करूंगा तो वहां पे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे गैस के, और ग्रीन वाले की बात करूंगा वहां पे कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। तो एक ग्राफ आपको बड़ा अच्छा रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि T2 टेम्परेचर पे कैसे आपका जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो इंक्रीज कर गए हैं। बड़ा अच्छा रिप्रेजेंटेशन, बड़ा अच्छा रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा आप वेलोसिटी का भी देख सकते हो, वेलोसिटी का भी आप देख सकते हो कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो हमारी वेलोसिटी भी बढ़ रही है, हमारी वेलोसिटी भी बढ़ रही है, दोनों में ही बढ़ रही है भाई, टेम्परेचर T1 और T2 में दोनों में बढ़ रही है, दोनों में ही बढ़ रही है। तो मेनली हमको दिखाना था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे इक्वेशन क्या बनती है? देखो log Kp2 Kp for T2 अपॉन Kp for T1। Kp जानते थे ना, Kp अपना क्या होता था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा दो टेम्परेचर हैं तो दो हमारे Kp भी होंगे अलग अलग टाइम पे, अलग अलग बीकर में अलग अलग तुम टेम्परेचर देख रहे हो ना, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग Kp भी होगा। इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन। ये डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या है सर? इसको देखो जरा, डेल्टा एच वेपराइजेशन है आपका चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी ड्यूरिंग
वेपराइजेशन मतलब क्या सर, जब लिक्विड से गैस में जा रहे थे तो एनर्जी का चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो डेल्टा आपका चेंज दिखाता है। डेल्टा क्या दिखाता है आपका? चेंज। तो जो चेंज ऑफ एनर्जी हुआ है उसको हम बोलते हैं डेल्टा एच। एच इज एनर्जी ऑफ इंथैल्पी। या फिर आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाएंगे एच का और अच्छे मतलब क्या होते हैं। तो एच को आप क्या मान लो अभी? एनर्जी। क्या मान लो? एनर्जी। तो डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या है? चेंज इन एनर्जी लिक्विड से गैस में जाने में जो चेंज हुआ है। अपॉन में अपॉन में 2.303 आर। ये आर क्या होता है? गैस कांस्टेंट। आर क्या होता है? गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट। और इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1/T1 माइनस 1/T2। 1/T1 माइनस एक ही इक्वेशन है बेटा, मल्टीप्लाई है साथ में, इसके साथ में मल्टीप्लाई है। तो ये है आपकी क्लासियस प्रोपेनॉन रिएक्शन, जहां पे आपका रिलेशन निकलता है KP1 KP2 अलग अलग टेम्परेचर पे, उनके अलग अलग टेम्परेचर के साथ उनका रिलेशन ये है। इसको आप ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, बस आप बता सकते हो कि इस ग्राफ से इक्वेशन आई है और ये इक्वेशन आपको बताती है कि आपका जो केपी है और जो आपका टेम्परेचर है वो एक दूसरे के क्या है? एक्सपोनेंशियल डिपेंडेंस है। एक्सपोनेंशियल डिपेंडेंसी है। डिपेंडेंसी है। कैसे सर? अभी बताते हैं, इतना नोट करो फिर आगे बताते हैं, थोड़ा और क्लियर करते हैं आपको, थोड़ा और क्लियर करते हैं। देखिए बेटा, लॉग होता है एक चीज। लॉग क्या होता है? लॉग का फुल फॉर्म होता है लॉगरिथम। 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 स्पेलिंग देख लेना इसकी, ठीक है? स्पेलिंग इसकी देख लेना। ये क्या होता है सर? आप इसको एक मैथमेटिकल टूल मान सकते हो। मैथमेटिकल टूल मान सकते हो। इस मैथमेटिकल टूल की मदद से हम लोग लार्ज कैलकुलेशंस को इजी बनाते हैं। लॉग की दो टेबल होती हैं। दो टेबल अलग अलग ढंग से होती हैं। एक लॉग बेस ई पर होती है और एक लॉग बेस 10 पर होती है। सर ये बेस क्या है? ये बेस क्या है? ये बेस क्या है? देखिए, जब भी आप किसी भी स्केल, किसी भी ऑर्डर को आप जब अरेंज करते हो तो आपको कुछ ना कुछ रेफरेंस चाहिए होता है। कुछ ना कुछ रेफरेंस चाहिए होता है। जैसे कि आपने पीएच स्केल में रेफरेंस क्या बना रखा है? पीएच स्केल में वाटर को आपने रेफरेंस बना रखा है, जिसकी वैल्यू होती है 7। जिसकी वैल्यू होती है 7, उसको आपने रेफरेंस बना रखा है कि नहीं बना रखा है? यस, बना रखा है। तो हमने भी लॉग बेस ई पे और लॉग बेस 10 पे इनकी अलग अलग टेबल्स होती हैं। वहां से हम लोग लॉग की वैल्यू निकालते हैं। लॉग बेस ई मान लो 10 है हमारा तो कुछ और वैल्यू होगी। लॉग बेस 10 मान लो 10 है हमारा तो कुछ और वैल्यू होगी। अच्छा सर, इस लॉग बेस ई जो है ना, इस ई को ही बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल। मैथ वाले बच्चे इसको समझते हैं, बायो वाले बच्चे नहीं समझते हैं तो समझ लें। तो भैया यहाँ पे जो लॉग है उसको हम एक्सपोनेंशियल डिपेंडेंस कैसी, जहां पे भी लॉग आ जाएगा जिस इक्वेशन में भी, वहां पे हम यही कहेंगे जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? जो ग्राफ होगा वो आपका एक्सपोनेंशियली होगा। वो आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन का नहीं हो सकता। स्ट्रेट लाइन का नहीं हो सकता। तो अपने जहां पे भी इक्वेशन में आप लॉग देखोगे तो लॉग एक्सपोनेंशियल ग्राफ ही शो करेगा, इस बेस की वजह से, इस बेस की वजह से। और कोई अगली क्लास में आप कहो तो मैं आपको लॉग निकालना सिखा दूंगा। लॉग निकालना सिखा दूंगा विदाउट लॉग टेबल। विदाउट लॉग टेबल मैं आपको निकालना सिखा दूंगा। इसके लिए अलग से मैं वीडियो बना के डाल सकता हूँ। इसके अलग से मैं वीडियो बना के डाल सकता हूँ, बहुत मजा आएगी आपको। कोशिश करूंगा कि आज ही डालूं। कोशिश करूंगा तो आज ही डाल दूंगा, ठीक है? तो ये कुछ चीजें थी हमारे पास।
यहाँ पे आपकी वेपर प्रेशर की पूरी कहानी खत्म होती है। लॉग आज ही वीडियो आएगी, हम आपको डाल देंगे, और थोड़ा एडिट करने में भले 1-2 दिन लग जाएंगे। एडिट करना बड़ा मुश्किल खेल है यार, कोई एडिटर दिलवाओ यार जो पैसा ना ले। भाई पैसा नहीं है यार, पैसा नहीं है। तो मेरे पास देने को है नहीं कुछ, कोई एडिटिंग करना चाहे, साथ देना चाहे तो बताए, है ना। तो पैसा नहीं भैया मेरे पास। तो मिटाते हैं और इसके आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा? हाँ बेटा, जो हमारा अगला टॉपिक है वो होने जा रहा है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ये कैसे होगा सर, इसको कैसे करेंगे? मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, देखिए इसकी जरूरत क्या पड़ी। मान लीजिए एक ये डिब्बा है, इसमें हमने एक लिक्विड भर दी, लिक्विड ए भर दिया, और एक और डिब्बा है, इसमें हमने पानी भरा, और ये पानी नहीं, लिक्विड बी भर दिया। सेम टेम्परेचर है। अब बताओ मेरे को कि यहाँ पे वेपर्स बनेंगी? यस सर, यहाँ पे वेपर्स बनेंगी। यहाँ पे भी वेपर्स बनेंगी? यस सर, वेपर्स बनेंगी। क्या VPA बराबर होगा VPB के? नहीं सर, इस बार बराबर नहीं होगा, इस बार बराबर नहीं होगा। कैसे? मतलब कि ये भी अगर 50 ml था और ये भी 50 ml था, तो दिक्कत क्या है भाई? दिक्कत क्या है सर? हो सकता है ये बराबर नहीं है, तो बराबर क्यों नहीं? क्योंकि दो लिक्विड्स का, हेलो, टू लिक्विड्स का जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं उनका इंटरेक्शन जो है वो डिफरेंट होता है। इंटरेक्शन जो है वो डिफरेंट होता है, वो सेम नहीं हो सकता। मैं मान लूं ये ए मॉलिक्यूल है, ये ए मॉलिक्यूल है, कहो ये दूर हो, और बी वाले ये बी मॉलिक्यूल है, कहो ये बी मॉलिक्यूल है, कहो ये पास हो। अगर ये पास है मतलब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा है, तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर जो बनेंगी वो कम बनेंगी। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम है, तो यहाँ पे वेपर जो है वो ज्यादा बनेंगी। मतलब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शन है वेपर प्रेशर के, क्योंकि सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो फॉर्मेशन ऑफ वेपर जो होगा वही कम हो जाएगा। तो इन इंटरेक्शन को ही पढ़ेंगे हम लोग, और कितने तरीके के इंटरेक्शन होते हैं उसको हम लोग पहले एक बार लिखेंगे। तो 6 तरीके के इंटरेक्शन होते हैं, 6 या 5 होते हैं, देखते हैं अभी। टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन कितने तरीके के होते हैं? आइए देखते हैं। पहला है आपका आयन इंटरेक्शन, लिख देता हूं भी साथ में, फिर एक एक करके समझाते हैं। आयन इंटरेक्शन, है ना। फिर है दूसरा आपका आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तीसरा है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग इसको बोलते हैं। चौथा होगा आपका डाइपोल इंटरेक्शन। पांचवा होगा आपका डाइपोल, सब समझाएंगे अभी, डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। और आखिरी वाला आपका इंड्यूस्ड डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल, या फिर इंस्टेंट डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल या फिर इसके आगे इंस्टेंट डाइपोल इंटरेक्शन। तो एक बार इसको नोट कर लो, फिर आपको एक एक करके समझाते हैं कि इनका मतलब क्या है।
देखो आयन का मतलब तो तुम लोग जानते हो, आयन कहाँ से आएगा, आयनिक से। कहाँ से आएगा, आयनिक से। और आयनिक मतलब क्या, जैसे NaCl, तो इसमें Na प्लस होगा या फिर Cl माइनस होगा, जो कि एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा, एक एनायन होगा। सर डाइपोल क्या होता है, डाइपोल हमको देखना पड़ता है कि जहां कहीं पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है कि नहीं। सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड itself toward itself toward itself in a covalent bond by an atom। कैसे मतलब, सर आपने अभी कुछ ज्यादा तो नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारा 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 एक पीरियोडिक टेबल होती है। क्या होती है, एक पीरियोडिक टेबल। 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और अप से डाउन जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। मतलब क्या सर, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखूं, जैसे मैं वाटर की बात कर लूं, जैसे मैं किसकी बात कर लूं, तो वाटर की, तो हाइड्रोजन कहाँ पाया जाता है, फर्स्ट ग्रुप में। थोड़ी बहुत नॉलेज आपको टेबल की होनी चाहिए, नहीं है तो सामने खोल के बैठो। ऑक्सीजन कहाँ पाया जाता है, 16th ग्रुप में, 16th ग्रुप में। तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन घसीटने की टेंडेंसी किसके पास ज्यादा है, अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन घसीटने की टेंडेंसी किसके पास ज्यादा है। तो वाटर का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो वाटर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, मतलब ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को घसीटेगा, जो इलेक्ट्रॉन को घसीटेगा उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे वहां पे क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जहां पे पॉजिटिव और निगेटिव क्रिएट होने लगे उसी को हम लोग बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल, उसको हम लोग बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं, उसी को हम लोग पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। और पॉजिटिव और निगेटिव के जो आप, एक पॉजिटिव पोल बन गया, एक निगेटिव पोल बन गया, इसी को हम लोग डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दो पोल है इसमें, एक पॉजिटिव वाला एक निगेटिव वाला, डाइपोल बन गया। अच्छा डाइपोल मोमेंट भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मैं अभी आपको उस तरफ नहीं ले जाना चाहता। मैं आपको बस इतना बताया कि डाइपोल क्या होती है। जिस मॉलिक्यूल में दो पोल होते हैं वो डाइपोल होते हैं, वो पोलर होते हैं। क्या होते हैं, पोलर। तो ये है कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बातें। अच्छा जैसे मैं और किसी की बात करूं हाँ, बॉन्ड आपको कोवेलेंट होना चाहिए, बॉन्ड आपका कोवेलेंट होना चाहिए। हाँ, जैसे मैं SO2 की बात करूं, SO2 की बात करूं तो सर सल्फर जो है 16th ग्रुप में आता है, यस। ऑक्सीजन जो है वो 16th ग्रुप में आता है, यस। बट जो ऑक्सीजन है वो ऊपर आता है, सल्फर है जो नीचे आता है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो कौन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा घसीटेगा, ऑक्सीजन। कौन घसीटेगा, ऑक्सीजन। तो आपको ऐसी चीजें चाहिए, जैसे भाई मैं आपको बता दूं कि किसमें 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 कहाँ डाइपोल नहीं होता है, वो भी बताते हैं, ठीक है। इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता है, देखिए सर इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता है, इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता है। जैसे मान लो एक मैंने मॉलिक्यूल ले लिया Br2, तो Br और Br आपस में बॉन्डिंग करके बने होंगे तो Br2 हो गया होगा। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है नहीं, तो ये मॉलिक्यूल हो जाता है नॉन पोलर। कैसा हो जाता है, नॉन पोलर। यहाँ पे कोई भी डाइपोल नहीं है। लेकिन इसके अगर बगल में मैं ले आया वाटर, क्या ले आया, वाटर, तो इसमें डाइपोल है, यस। अपनी डाइपोल ये कुछ इसको दे दे तो इसको हम लोग कहेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल, इसको हम लोग कहेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल। सर मैग्नेट देखा, मैग्नेट, लोहा मैग्नेट नहीं है, लेकिन जब भी मैग्नेट उसके पास जाता है तो लोहा उसको चिपका लेता है। मैं ये कह सकता हूं कि मैग्नेट ने अपनी मैग्नेटिक फील्ड, अपनी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ लोहे के अंदर इंड्यूस कर दी, डाल दी। जैसे आप मेरे पास आ रहे हो तो कुछ पॉजिटिव वाइब है मेरे अंदर, उसको आप अपने अंदर लेने आ रहे हो, कुछ यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसको आप अपने अंदर लेने आ रहे हो, आप कुछ चीजें इंड्यूस करना चाह रहे हो अपने अंदर जो मेरे पास है। एक बॉडी से जब दूसरी बॉडी में कोई चीज ट्रांसफर हो जाए उसको बोलते हैं इंडक्शन। क्या बोलते हैं, इंडक्शन। तो यहाँ पे एक तो डाइपोल था, दूसरा डाइपोल नहीं था, तो जब एक डाइपोल ने दूसरे नॉन डाइपोल को अपने कुछ प्रॉपर्टीज देना शुरू की तो हमने कहा कि यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो मैंने जो टर्म्स थे उनको समझा दी, इंस्टेंट वाला भी आपको समझाता हूँ, इंस्टेंट वाला पढ़ाते पढ़ाते समझा दूंगा। इसको नोट कर लो, फिर एक एक करके आपको एग्जाम्पल देता हूँ और समझाता हूँ, ठीक है। तो पहला है आपका आयन और आयन।
सर बड़ा सिंपल है, Na प्लस और Cl माइनस में जो इंटरेक्शन है वो यही है, वो यही है, वो यही इंटरेक्शन है, वो यही इंटरेक्शन है। ठीक। दूसरा आपका आयन डाइपोल, आयन डाइपोल ये क्या, जैसे मान लीजिए मेरे पास NaCl है और डाइपोल मतलब कि वाटर, अगर इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसको मैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन बोल दूंगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन बोल दूंगा। सर तीसरा है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है ये, बड़ा ट्रिकी है, बहुत अच्छा भी है। देखिए कैसे पता करें हाइड्रोजन। देखिए एक बीकर में जब आप पानी रखते हो, क्या रखते हो, वाटर मॉलिक्यूल रखते हो, तो एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन करेगा तभी बीकर में ये लोग साथ में हैं। अगर नहीं करेगा किसी भी तरह का इंटरेक्शन तो ये लोग दूर दूर नहीं हो जाएंगे। यस सर, ये लोग तो दूर दूर हो जाएंगे। तो वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल ये बना दिया मैंने, और एक और बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल होंगे ऐसे, एक और ये बना दिया मैंने, एक ऐसे बना दिया मैंने हाइड्रोजन, एक मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे। तो खूब सारे ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो बीकर के अंदर टेढ़े मेढ़े पड़े होंगे। तो किसी एक का हाइड्रोजन किसी और के ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्शन कर देगा, इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। किसी एक का हाइड्रोजन किसी और के ऑक्सीजन के साथ कर देगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। किसी एक का ऑक्सीजन किसी एक का हाइड्रोजन किसी और के साथ ऑक्सीजन इंटरेक्शन कर देगा तो इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। सर क्या खुद वाले के साथ जो हो रहा है उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे? वाटर के अंदर खुद भी तो इंटरेक्शन हो रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, नहीं, इसको नहीं बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे। एक वाटर मॉलिक्यूल कि हाइड्रोजन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ या फिर दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ और पहले वाले वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ अगर इंटरेक्शन करते हैं तो उसको मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलूंगा, उसको मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलूंगा। एक और चीज मैं आपको यहीं समझा देता हूँ, लिख लीजिएगा इसको यहीं पे। टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन जो है ये सारे के सारे फिजिकल इंटरेक्शन है। क्या है, फिजिकल इंटरेक्शन है। यहाँ पे कोई भी केमिकल इंटरेक्शन नहीं है, कोई भी केमिकल इंटरेक्शन नहीं है। और फिजिकल इंटरेक्शन में आपको मैंने इस डॉटेड लाइन से बताया क्यों दिखाया, क्योंकि फिजिकल इंटरेक्शन में कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं बनता, कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं बनता, नहीं टूटता, नहीं टूटता है। तो फिजिकल इंटरेक्शन जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इनमें बीच में आपस में Na प्लस और Cl माइनस में कभी आपने ऐसे लिखा देखा क्या, Na और Cl ऐसे लिखा देखा क्या, नहीं ना। तो Na और Cl में कोई बॉन्ड नहीं है बेटा, बस एक इंटरेक्शन है, बस एक फिजिकल इंटरेक्शन है। उसी को हम लोग आयनिक बॉन्ड या फिर आयनिक इंटरेक्शन बोल सकते हैं, आयनिक इंटरेक्शन बोल सकते हैं। असल में जो बॉन्ड होता है वो तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, वो तो कोवेलेंट या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, वो समझाएंगे आप कुछ दिन, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जिस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो हाइड्रोजन इंटरेक्शन सारे के सारे इंटरेक्शन कैसे हैं, फिजिकल है, कोई भी केमिकल इंटरेक्शन नहीं, मतलब यहाँ पे कोई भी नया बॉन्ड बनेगा या फिर नया बॉन्ड टूटेगा, पुराना बॉन्ड टूटेगा नहीं, पुराना बॉन्ड टूटेगा नहीं, बस एक इंटरेक्शन होगा, फिजिकल इंटरेक्शन, साथ में रहने के लिए, साथ में रहने के लिए। ठीक। सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या केवल वाटर में ही होगी? देखिए मैं आपको एग्जांपल्स इसकी कुछ कंडीशन बता देता हूँ, आपको कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। कंडीशन क्या है, जहां से आपका ये इधर जहां से आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है उसके बगल वाले एटम को अगर मैं ए बोल दूं और जहां सामने एक एटम जहां से इसको इंटरेक्शन करना उसको मैं जेड बोल दूं और उसके बगल वाले को वाई बोल दूं, तो कंडीशन ये है आपकी कि जेड जो है वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर फ्लोरीन होना चाहिए और जेड की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो वाई से ज्यादा होनी चाहिए। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब खींचने की टेंडेंसी वाई से ज्यादा होनी चाहिए। ए क्या होना चाहिए, ए आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर फ्लोरीन होना चाहिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर फ्लोरीन होना चाहिए। और साथ ही साथ ये आपका हो सकता है कि CCl3 जगह लिखा हो, एक ही जगह पे CF3 लिखा हो, या फिर कार्बन हो जिसके पास 4 वैलेंसी हो, जिसके पास क्या हो, 4 वैलेंसी, रुको रुको बताते हैं। या फिर ऐसा कार्बन हो इस जगह पे जिसके पास एक तरफ तो हाइड्रोजन लगा हो और 3 तरफ से वैलेंसी खाली छूटी हो।
इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं sp कार्बन। अभी बस इतना लिख लो कि इसको कार्बन को sp कार्बन बोलते हैं कि कार्बन 4 बॉन्डिंग करता है, उसमें से एक पे तो हाइड्रोजन रखा हो और बची हुई 3 बॉन्डिंग पे कुछ और बॉन्ड बने हो, किसी और से बॉन्डिंग बनी हो अगली 3 बॉन्डिंग पे। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे सर मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म दिखाऊं? यस सर, हाइड्रोजन C, Cl, Cl और Cl, ये आपका क्या है? ये आपका क्लोरोफॉर्म है। क्या है? इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, CHCl3। अब मैं आपको एसीटोन दिखाता हूँ, CH3CO CH3, इसको बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलते हैं? एसीटोन, है कि नहीं है? क्या मुझको ये बताओ, इस वाले हाइड्रोजन में और इस वाले ऑक्सीजन में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम कह सकते हैं हो रही है? क्या इसमें हम कह सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है? यस सर, बोल सकते हैं, क्योंकि H का जो बगल वाला है वो आपका कार्बन है और CCl3 वाला टॉपिक है, तो ये क्लियर हो रहा है। सामने जो Z है उसको हमने ऑक्सीजन मान लिया, जो Y हमारा कार्बन है। कार्बन की क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है? यस सर, बिल्कुल कम है। ऑक्सीजन 16वें ग्रुप में आता है और कार्बन 14th ग्रुप में आता है, तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो बस ऐसे ही कंडीशन और आपको दिखाता हूँ, और एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ होती है और कहाँ कहाँ नहीं होती। जैसे और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं किसका, मैं अल्कोहल लगा दूं, CH3 CH2O और H, O और H, और इसको मैं किसके साथ इंटरेक्शन करवा दूं? मैं इसके साथ एसीटोन ले आऊं साथ में। क्या ले आऊं? एसीटोन ले आऊं। अब आपको पहचानना पड़ेगा कि कहां से कौन बॉन्डिंग कर सकता है, कहां से कौन बॉन्डिंग नहीं कर सकता है। क्या ये हाइड्रोजन है तो उसके बगल वाले एटम को क्या मैं A बोल दूं? क्या A ऑक्सीजन हो सकता था? यस सर। क्या इसको मैं Z और इसको मैं Y बोल दूं? यस सर। तो इनके बीच में इंटरेक्शन होगा? यस सर। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। सर बाकी वाले जितने भी हाइड्रोजन हैं उसमें आपकी जो मैंने कंडीशन कही है वो फुलफिल नहीं हो रही है, फुलफिल नहीं हुई, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। चाहे तो आप करके देख लीजिए, इस बगल वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, इस बगल वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, अब आप देखोगे तो इस पे तो एक हाइड्रोजन होने लगा, 3-3 हाइड्रोजन लगे हैं। कितने लगे हैं? 3-3 हाइड्रोजन लगे हैं। और बगल वाला जो एटम है आपको वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन है? नहीं। बगल वाला हाइड्रोजन से लगा हुआ एटम क्या है? कार्बन है। क्या है? कार्बन। और उसके साथ CCl3 है? नहीं। CF3 है? नहीं। क्या उससे जो बचे हुए 3 बॉन्ड है उनसे कोई और ग्रुप लगे हुए हैं? नहीं, हाइड्रोजन ही लगा हुआ है सर। ये जो कार्बन है इसको अगर मैं देखूं तो इससे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक कार्बन और लगा हुआ है। तो मैं तो ये कहा था कि भाई 3 अलग अलग ग्रुप यहाँ पे लगे होने चाहिए, 3 अलग अलग ग्रुप यहाँ पे लगे होने चाहिए, या फिर CCl3 होना चाहिए, CF3 होना चाहिए। CF3 या फिर CCl3 नहीं हुआ तो आपका काम नहीं बनेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी नहीं हो पाएगी, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी नहीं हो पाएगी। इसको नोट करिएगा, इसको नोट करिएगा। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के भी 2 टाइप होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है इंट्रामोलिकुलर, एक होता है इंट्रामोलिकुलर और एक होता है इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर, इसको हम लोग एक चैप्टर में पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहेंगे केमिकल बॉन्डिंग। कहाँ पढ़ेंगे? केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे कि भैया ये 2 तरह की इंटरेक्शन क्या गुल खिलाते हैं, क्या गुल खिलाते हैं। तो इसको नोट करिएगा, और आगे के भी आपको एग्जांपल्स दे देते हैं। मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन पूरा पढ़ा के खत्म करते हैं। तो आइए बचे हुए जो हमारे टाइप्स हैं उनको भी देख ले। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्या है? बहुत आसान है बेटा, अब देखो जरा। 4th, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्या है? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, जैसे HCl ले लूं और HCl ले लूं, तो HCl में क्लोरीन, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, यहाँ पे भी सर इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो जाएगा HCl। जब बीकर में हम HCl एसिड को भरते हैं तो उसमें कोई ना कोई इंटरेक्शन होता है, और वो इंटरेक्शन क्या कहलाता है? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। 5वां क्या है सर? डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल। बहुत आसान है, तो पढ़ा चुके हैं। डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल, जैसे HCl में डायपोल है, यस सर। Br2 में डायपोल है, नहीं सर। लेकिन इसकी वजह से इसमें डायपोल आ जाए तो इनके बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। छठा क्या है सर?
इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल या फिर इसको नॉन पोलर भी बोल सकते हैं, नॉन पोलर भी बोल सकते हैं, नॉन पोलर भी बोल सकते हैं। इंड्यूस्ड डाइपोल और इंस्टेंट डाइपोल, ये क्या होती है सर? ये देखिए, इंस्टेंट, इंस्टेंट डाइपोल। आपने सर ये पढ़ा होगा कि Br2 जो होता है ना, गैस नहीं होती, Br2 लिक्विड होता है। Br2 क्या होता है? लिक्विड होता है। तो Br2 के मॉलिक्यूल भी आसपास रहते होंगे, तो इनके बीच में कोई ना कोई इंटरेक्शन तो होगा, कोई ना कोई इंटरेक्शन तो होगा। तो भैया वो इंटरेक्शन क्या होता है? देखिए, एक Br और Br है जो कि नॉन पोलर है, जो कि क्या है? नॉन पोलर है। और सामने भी एक और Br और Br होगा। ये जो नॉन पोलर इंटरेक्शन है या फिर इंड्यूस्ड डाइपोल और इंस्टेंट, पता है क्यों? इंस्टेंट पता है क्यों है? क्योंकि इसकी वजह से और इसकी वजह से इसमें, मतलब इंड्यूस्ड डाइपोल की वजह से इंस्टेंट इस मॉलिक्यूल में थोड़ी देर के लिए, टेम्परेरी, थोड़ी देर के लिए मतलब टेम्परेरी एक पोलैरिटी आएगी, टेम्परेरी पोलैरिटी आएगी। और उस टेम्परेरी पोलैरिटी की वजह से ये मॉलिक्यूल Br2 के मॉलिक्यूल जो है आपस में साथ में रहते हैं। देखो, Br2 दूसरे Br2, इसको हम लोग कहेंगे नॉन पोलर इंटरेक्शन। ये सबसे वीक होता है, ये सबसे वीक होता है। इसको हम लोग सबसे वीकेस्ट इंटरेक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि भैया बहुत कम है, वीकेस्ट इंटरेक्शन है, वीकेस्ट इंटरेक्शन है। इसको नोट करिए, फिर आपको और इसमें दो चार चीजें बताते हैं और ये टॉपिक को यहीं पे आज खत्म करते हैं। फिर अगली बार जो आपको मैं लाऊंगा राउल्ट्स लॉ लाऊंगा। क्या लाऊंगा आपके सामने? राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ। अच्छा, हमको नीचे थोड़ा कमेंट करके बताना यार कि गले जैसे लगातार बोलते रहते हैं ना तो गला सूख जाता है। क्लास में ऐसा नहीं होता था, क्लास में आप लोग साथ देते हो, आप लोग बोलते रहते हो। यहाँ पे क्या होता है, हम ही बोलते चले जाते हैं तो बिल्कुल गला सूख जाता है। तो क्या ऐसा खा सकते हैं या फिर ऐसी कोई दवाई जिसको गला सूखे ना? तो उसका आपको कोई इलाज अगर पता हो, घरेलू कोई चीज़ पता हो तो बताइएगा। मैं वैसे भी दवाइयाँ कर रहा हूँ, लेकिन दवाइयाँ आपकी अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। अल्टीमेट सॉल्यूशन तो कोई आपकी घर की घरेलू चीज़ हो सकती है, कोई आयुर्वेदिक दवाई हो सकती है, कोई होम्योपैथिक दवाई हो सकती है ना। मैं बता दूं आपको, ये जो आपको मैं 6 इंटरेक्शन पढ़ाया हूँ, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ये क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर है स्ट्रेंथ का, डिक्रीजिंग ऑर्डर है स्ट्रेंथ का। मतलब क्या? नीचे वाला सबसे वीक, ऊपर वाला सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। यस सर। अच्छा, जो नीचे वाले 3 हैं इनको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हमारे वीक इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन है, वीक इंटरेक्शन है। और इन्हीं वीक इंटरेक्शन को हम लोग बोलते हैं वंडर वॉल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं? वंडर वॉल इंटरेक्शन, वंडर वॉल इंटरेक्शन 3। और आखिरी का जो छठा है, इसके और भी नाम दिए जाते हैं, लंडन फोर्स, इसको कहा जाता है लंडन फोर्स, और इसको डिस्पर्जन फोर्स भी बोलते हैं, डिस्पर्जन फोर्स भी बोलते हैं आखिरी वाले को। तो आपसे कोई पूछेगा डिस्पर्जन फोर्स क्या होता है, तो उन्हें कहते हैं नॉन पोलर इंस्टेंट डाइपोल इंटरेक्शन, या फिर ये भी सिंपली बोल सकते हो नॉन पोलर इंटरेक्शन जो आपका होता है वो आपका डिस्पर्जन फोर्स होता है, लंडन फोर्स होता है, और इसको हम लोग वंडर वॉल इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं। तो मतलब कि आखिरी के 3 जो हैं ये वंडर वॉल इंटरेक्शन है, और आखिरी वाला जो है इसके और 2 नाम दिए जाते हैं, डिस्पर्जन और लंडन, डिस्पर्जन और लंडन। तो हर तरीके की मैंने आपको इंटरेक्शन आज पढ़ा दिए हैं, इसको नोट करिएगा अच्छे से। कुछ ना आए तो कमेंट करिएगा, पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। एक वीडियो हम लॉग की जरूर लाएंगे आपके लिए, लॉग टेबल के लिए, है ना। तो लॉग टेबल आपको अच्छे से निकालना सिखा देंगे। और आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत प्यार आपके लिए, क्या कहूँ आपसे, आप तो बहुत प्यारे हो, आप तो बहुत प्यारे हो बच्चे। पता नहीं हमारे टीचर्स हमको मारते थे बचपन में, कैसे मार सकता है टीचर कोई? यार मैं तुमको चुटकी नहीं काट सकता यार, कैसे टीचर मार सकता है यार? हमको दौड़ा दौड़ा के मारते थे यार। एक क्लास में नहीं मार पाते थे, दौड़ा के फिर दूसरी क्लास में मारते थे, हम भागा करते थे, मुर्गा बना देते थे, स्केल मारते थे हाथों पे, मुर्गा बना देते थे, हम बन नहीं पाते थे लेकिन तब भी बने रहते थे, है ना। बहुत सारी चीजें की, बेंच पे खड़ा कर देते थे, लड़कियों से चाटे मरवाते थे, क्या क्या करवाते थे यार, क्या बेइज्जती करवाते थे। पता है क्या करते थे? जब नहीं बता पाते थे तो क्लास की जो बिल्कुल यूं लड़की होती थी उसको बुलाते थे, कहते मारो इसको।
भाई लड़कियों से चाटे मरवाते थे, मतलब कि बेइज्जती फील करवा लो, लेकिन फिर इतना भी ढीठ ना बनाओ। एक हमारा दोस्त था, बहुत छोटे की बात मुझको याद है, तो हमारी एक मैम हुआ करती थी, उनका नाम था मधु मैम। तो हमेशा हम लोग को धमकी दिया करती थी कि काम करके नहीं लाओगे तो नंगा कर देंगे और नंगा करके ग्राउंड पे खड़ा कर देंगे। तो हम लोग भैया बड़े रहते थे बहुत, मधु मैम तो उठा-उठा पटक देती थी हम लोग को, तो हम लोग करके लाते थे। एक हमारा दोस्त था, उसका नाम राजा था, राजा, राजा उसको बोलते थे सब लोग, है ना? तो वो करके नहीं लाता था। उसको मैम ने कई बार नंगा किया और नंगा करके उसको ग्राउंड में खड़ा कर दिया, मतलब कि सच में पूरा-पूरा नंगा। मतलब हम लोग छोटी-छोटी क्लास में थे, फर्स्ट सेकंड क्लास में थे, है ना? उसको नंगा करके पहले दिन तो बहुत रोया, फिर दूसरे दिन काम करके नहीं लाया, फिर उसको मैम ने खड़ा कर दिया। फिर 3-4 दिन बाद वो खुद ही अपनी पैंट उतार देता था मैम के आने पे। खुद ही अपनी पैंट उतार देता था मैम के आने पे। तो इतना भी ढीठ ना बनाओ, इतना भी ना डाँटो, इतना भी ना समझाओ कि सामने वाला समझना ही छोड़ दे। तो आप मेरे प्यारे बच्चे, मेरे चुन्नू-मुन्नू, मेरे प्यारे गोलू-मोलू, आज आपसे यहीं पे विदा लेते हैं। लेक्चर देखते रहिएगा और यहाँ पे कुछ लिंक आ रहे हैं, उनको ज़रूर देखिएगा। पढ़ते लिखते हो नहीं, पढ़ लो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।